everyone, and today we'll discuss about the kinds of contract. I've already discussed about the contract and the issues of a valid contract in my previous video. I'll give the link in the description box. And if you like my video, don't forget to hit the like button and subscribe my channel. So kinds of contracts are divided according to some point of views with which you view them. So first is according to the point of view of enforceability. According to this, first is a valid contract. A valid contract is one which is valid in all terms, which fulfills all the essentials of a contract. जो कॉन्ट्रैक्ट सारे एसेंशियल्स को फुलफिल करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, दैट इज योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. A voidable contract is defined under Section 2I of the Indian Contract Act 1872. A voidable contract होता क्या है? So an agreement enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other parties, it is your voidable contract. So जब कोई भी अग्रीमेंट किसी एक पार्टी के लिए तो सही रहता है कि हाँ वो आप एग्जीक्यूट कर सकते, लेकिन कोई दूसरी पार्टी जो रहती है उसके लिए वो सही नहीं रहता, या फिर उसकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होती, या फिर उसके साइड से जो एसेंशियल है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वो आप फुलफिल नहीं कर, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा होता है, तो वो होता है एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. और वो वॉइडेबल होता है उस इंसान के ऑप्शन पे जिसकी जो कंसेंट है जो फ्री नहीं है. So a contract becomes voidable when the consent is obtained by undue influence, coercion, misrepresentation or fraud. अगर इस तरह से किसी भी तरह से किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से या फ्री कंसेंट नहीं है किसी भी पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है और दूसरे को और इसको परफॉर्म करने से मना कर सकती है. नाउ ये जो ऑप्शन रहता है ये दिस इज अवेलेबल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओनली, एंड also it is available until and unless the rights of a third party are not involved. Once these two conditions are over, you can't you exercise your option to repudiate the contract. मतलब कि ये जो ऑप्शन रहता है अग्री पार्टी के पास जिसकी फ्री कंसेंट नहीं होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, ये तब तक अवेलेबल रहता है, एक रीजनेबल टाइम के पीरियड के लिए अवेलेबल रहता है, और जब तक इसमें थर्ड पार्टी की जो राइट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक के लिए अवेलेबल होता है. जहां भी थर्ड पार्टी के राइट्स इन्वॉल्व हुए तब वो ऑप्शन उसके पास फिर नहीं रहता है. और क्या कंडीशन होती है जब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? एक होती है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की. जब कोई एक पार्टी प्रिवेंट करती है एक दूसरी पार्टी को अपना जो प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो उस पार्टी के ऑप्शन के पास ऑप्शन रहता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है. सो व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड ये होता है कि व्हेन अ पार्टी fails to do the act mentioned in the contract within a specified time, then also there is the option at that party to repudiate the contract. मतलब जब कोई एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बीच में जब आपको ऑप्शन आपको जो एक्ट था वो करना था लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेपुडिएट कर सकते हो. नेक्स्ट इज योर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? Void contracts are defined under Section 2J of the Indian Contract Act 1872. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. So, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के में एनफोर्स नहीं किया जा सकता हो तब वो एक void कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. अब कैसे? See, here what we have to see, a void contract is not void from the inception only. ये जब फॉर्म हुआ था कॉन्ट्रैक्ट ये तब वॉइड नहीं था, तब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए, कुछ सिचुएशंस हुए जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया. सो इसके भी कुछ कुछ रीजंस होते हैं कि आप क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड. सो
first reason is supervening impossibility. See, if A promises B to get married, but before getting married, A goes mad. So what can we do here? We can't do anything here. So here, very essential part of the contract which is valid, that is capacity of the parties, which is missing here because A is mad. So that is why this contract becomes void. Now, second is supervening illegality. Here, suppose A Enterprises promises to trade with the B Enterprises and says that on a specific date he will supply B Enterprises with 50 units of or 50 kgs of wheat. But before that date, suppose the government declares that private trading of wheat is banned. So here the contract was valid at its inception, but after that it becomes void because an order came from the government making it illegal for private trading of wheat. Third point is repudiation of a voidable contract. The voidable contract I have already told you. When a voidable contract is repudiated, it becomes a void contract. So now next point is, in the case of a contract contingent on the happening of an uncertain future event and if that event becomes impossible. Like A ने प्रॉमिस किया कि वो B को 1000 रुपीज लोन में देगा अगर B C से मैरिज कर लेता या शादी कर लेता, लेकिन बिफोर B can marry C dies. Here the contract becomes void, but it was not void at its inception. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करा गया था तब ये void नहीं था, लेकिन अब क्योंकि सी मर गया है इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं करी जा सकती है, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो void हो गया है. Now next is unenforceable contract. A contract which is valid in itself but is not capable of being enforced in a court of law because of some technical reasons, which might be like there is absence of any writing, a registration or a stamp, then it becomes an unenforceable contract. जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से सारे एजेंसियों को फुलफिल करता है, बट उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे उसमें स्टैम्प नहीं लगा है, राइटिंग भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड हो जाता है. Now, these are all the kinds of contracts from the point of view of enforceability. Now let's have a look at the kinds of contract if we look from the point of view of the mode of creation. Here, the very first type of contract is express contract. Express contract, जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओरली या रिटन फॉर्म में रहता है तो वो होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आपका जो होता है वो रिटन या ओरली नहीं होता है, इट इज इम्प्लाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ पर्सन. सपोज आप रेलवे स्टेशन पे थे, वहां पर एक कूली ने आपका बैग उठाया और चल दिया कि हाँ आइए आपको आप टैक्सी तक या यहाँ तक छोड़ाते हैं, और आपने भी उसको अपोज नहीं किया, तो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एक्ट है कूली का कि उसने आपका सामान था और आपने भी उसको अपोज नहीं किया, तो इस एक्ट के थ्रू आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिटन में कॉन्ट्रैक्ट में आए, आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर चुके कि आपको अब उस कूली को उसके काम के पैसे देने होंगे. दिस इज योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लोगों के एक्ट के थ्रू फोर्स में आता है. थर्ड इज कंस्ट्रक्टिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. कंस्ट्रक्टिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ना तो एक्सप्रेस में आते हैं ना तो इम्प्लाइड में आते हैं. It is based upon the equitable principle that a person shall not be allowed to retain an unjust benefit at the expense of another. यहाँ पर किसी भी पर्सन को कोई भी एक बेनिफिट रिटेन करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर. मान लीजिए आप शॉप पे गए थे, वहां पर आपने कुछ सामान खरीदा, 10 रुपए का मान लीजिए सामान खरीदा और आपने 50 रुपए की नोट निकाल के दे दी थी, तो वहां पर जो शॉपकीपर है उसको ये जो एक्स्ट्रा रुपीज आपने दिए थे तो वो आपको वापस करने चाहिए. ये जो चीज है ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आता है. यहाँ पर ना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना ही इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ. और अगर आपने जो 10 रुपए का सामान लिया था आपने 50 रुपीज की नोट दी थी, उसमें आपको 40 रुपीज वापस करने चाहिए थे,
आपको लगा कि नहीं मैंने तो 10 ही रुपए की नोट ली और आप जाने लगे, और तो उस शॉपकीपर को कहना चाहिए कि नहीं, आप इतनी 50 की नोट दी, आप ये पैसे वापस लीजिए. तो दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. So these were the types of contract from the point of view of the mode of creation. Now let's see the type of contracts from the point of view of extent of execution. Here, the very first type of contract is executed contract. When both the parties have performed their share of obligation and nothing remains to be done, this is called your executed contract. For example, if you go on a bookshop and and you purchase a book on cash payment, here the contract is executed contract, where the bookseller has also performed his obligation of providing you with the book, and you have also performed your obligation of making the payment. So this is your executed contract where both of you have performed. But here also you have to see that when only one of the parties to a contract has performed his obligation and the other party is still to perform his obligation, then also it is called an executed contract. And here in this case, because one party has performed, it is called a unilateral contract. Uni means one. So one party has performed, that is why it is called a unilateral contract. Here that one party who has performed his obligation has performed his full obligation. Now let's take an example. If M advertises to give 10,000 rupees to any person who finds his lost son, and now here B sees that advertisement, and after seeing that advertisement, B finds the lost son of M. Here, as soon as B finds the lost son of M, he has performed his obligation, and executed contract comes into existence. So यहाँ पर क्या हुआ कि M ने कहा था कि उसके जो खोए हुए बेटे को जो भी लाएगा उसको वो 10,000 रुपए देगा. जैसे ही B वो उसके बेटे को ढूंढ लेता है तो B का जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल हो जाता है. अब M के ऑब्लिगेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो बचा हुआ है कि जब B M को वो उसका खोया हुआ बेटा देगा तो वो 10,000 रुपए जो M ने प्रॉमिस किए थे देने को वो उसे देने होंगे. Now, second contract here is executory contract. It is one in which both the obligations are outstanding, one on either party to the contract, either wholly or partly, at the time of formation of the contract. यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों ही पार्टीज हैं दोनों ने ही अपने कुछ ऑब्लिगेशंस जो है फुलफिल कर दिए होते हैं. भले ही वो कभी वो पार्ट में फुलफिल करते हैं, कभी वो फुल्ली नहीं फुलफिल करते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एम ने प्रॉमिस किया कि वो 1 लाख रुपए में अपनी जो कार है वो टी को सेल कर देगा. तो टी ने क्या किया, टी ने उसको एडवांस में 10,000 रुपए दे दिए कि ये लो भाई एम, ये लो 10,000 रुपए और अपनी कार मुझे दे दो. तो यहाँ पर क्या हुआ, टी ने अपना जो ऑब्लिगेशन है वो उसका पार्ट जो है वो एक पार्ट वो फुलफिल कर दिया. 10,000 रुपीज उसने 1 लाख रुपीज में से दे दिए एम को. तो एम ने कहा और उसने कहा कि जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो उसको वो नेक्स्ट वेंसडे को दे देगा. फिर तो एम ने कहा ठीक है भाई, तुम मुझे नेक्स्ट वेंसडे को मेरा रेस्ट ऑफ द अमाउंट दे देना और ये लो कार की चाबी. जब तुम मुझे रेस्ट ऑफ द अमाउंट दे दोगे बचा हुआ, तब मैं तुम्हारे ही फेवर में तुम्हारे नेम में सेल डीड जो है वो एंटर कर दूंगा. तो ये चीज जो है यहाँ पर एम ने भी अपना पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया, थोड़ा सा ही किया, और टी ने भी अपना पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया, लेकिन पूरा किसी ने भी नहीं किया है. तो इसीलिए इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट. एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो नोन एज बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. बाय मीन्स टू. So bilateral contracts are what? Where both the parties have performed their part of obligation, but they have not fully performed their part of obligation. So these were all the kinds of contract. So I hope you understood everything, and if you have any query, you can post it in the comment section. And don't forget to hit the like button and subscribe my channel if you like my video.